नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चुनावी चक्रव्यूह का आखिरी घंटा। जी हां, पहले चरण के प्रचार का आखिरी घंटा चल रहा है। पहले चरण का चुनाव 13 मई को होना है। पहले चरण के चुनाव प्रचार थमने में महज 1 घंटा शेष बचा है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में ताबड़तोड़ प्रचार हुए। स्टार प्रचारकों ने लगाई जमकर ताकत। किसका चक्रव्यूह अभेद्य होगा, यह चुनाव के बाद पता चल पाएगा। पीएम मोदी ने सिंहभूम और लोहरदगा में लगाई दहाड़। अमित शाह और राजनाथ सिंह की खूंटी में गूंजी हुंकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी की जनसभा। राहुल गांधी ने भी सिंहभूम और लोहरदगा में दी ललकार। आरजेडी की कमान संभाल तेजस्वी यादव ने पलामू में झोंकी ताकत। चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन ने संभाला झारखंड का मोर्चा। चतरा में आज गरजेंगे पीएम मोदी। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच खूंटी का रण। सिंहभूम में टकराएंगी गीता कोड़ा और जोबा मांझी। लोहरदगा के त्रिकोणीय मुकाबले में समीर उरांव, सुखदेव भगत और चमरा लिंडा आमने सामने। पलामू में बीडी राम और ममता भुइयां के बीच चुनावी संघर्ष। पहले चरण के चुनाव प्रचार थमने में महज 1 घंटा बचा है। तो चुनावी चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है। रचना करने का जितना वक्त था उसमें महज 1 घंटा शेष बचा है। किसका चक्रव्यूह अभेद्य होगा, किसके चक्रव्यूह को प्रतिद्वंदी भेद नहीं पाएंगे और 5 साल के लिए जो जनता के दिलों पर राज करेगा, ऐसा कौन उम्मीदवार होगा, अभी यह देखना बाकी है। 13 मई को पहले चरण के चुनाव होंगे। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू का रण। बाजार लगभग सज धज कर पूरी तरीके से तैयार हो गया। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलामू से और राजेश जुड़ रहे हैं तमाड़ से। राकेश, चुनावी चक्रव्यूह को रचने का 1 घंटा बचा है। पहले चरण का चुनाव अगले 1 घंटे में चुनाव का प्रचार थम जाएगा। क्या लगता है किसका चक्रव्यूह अभेद्य साबित होगा? बिल्कुल अभिषेक, देखिए चुनाव का जो शोर है वो अब से 1 घंटे के बाद थम जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी वक्त था, इस वक्त में भी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया। अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ कल्पना सोरेन पहुँची थी और उन्होंने 2 चुनावी सभाएं की है। जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं यहाँ से ममता भुइयां, उनके पक्ष में चुनावी सभा की गई है। दूसरी तरफ बीडी राम भी लोगों से मिले हैं, जनसंवाद किया है। तो आखिरी वक्त तक लोगों के बीच, वोटरों के बीच पहुंचने की कोशिशें जारी रही प्रत्याशियों की तरफ से। और अब जो है वो वोटरों की बारी है। 13 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। 4 जगह वोट डाले जाने हैं, जिसमें कि पलामू प्रमंडल भी शामिल है। इसके अलावा खूंटी है, लोहरदगा है और सिंहभूम की सीट पर जो है वो 13 तारीख को जो है वोट डाले जाने हैं। तो पलामू भी पूरी तरीके से तैयार है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह है, ऊर्जा से लवरेज है, मतदाता जोश है उनमें। और किस तरफ ये चुनाव जाएगा ये तो मतदाताओं के अंदर छिपा हुआ है। पोलिंग बूथ पर जब मतदाता पहुंचेंगे और उनकी कतारें बताएंगी कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पलामू के संघर्ष में सीधी जो लड़ाई जो देखने को मिली, अभिषेक, लगातार मैं पलामू कवरेज में रहा हूं, लगभग 10-12 दिन मैंने यहां वक्त दिया है और इस दौरान जो देखने को मिला वो सीधी लड़ाई ममता भुइयां और जो बीडी राम है बीजेपी के प्रत्याशी, उनके बीच ही संघर्ष देखा जा रहा है। हालांकि
बीएसपी की टिकट पर कामेश्वर बैठा जरूर चुनावी मैदान में है। इस उम्मीद से वो चुनावी मैदान में थे कि मामला त्रिकोणीय हो, लेकिन मामला यहाँ त्रिकोणीय नज़र नहीं आ रहा। ये ज़रूर है कि 2009 में वो यहाँ से सांसद चुन के गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर, लेकिन इस बार उनकी पकड़ और धमक वैसी दिखाई नहीं पड़ी। लिहाजा त्रिकोणीय के जगह ये जो मुकाबला है वो ये 1-to-1 फाइट है और सीधा जो मुकाबला है वो बीडी राम और जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, आरजेडी की प्रत्याशी है ममता भूइयां, उनके पक्ष में ही बताया जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, सीधा मुकाबला बीडी राम और ममता भूइयां के बीच है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये रण कौन जीतता है। ठीक चुनाव के पहले ममता भूइयां ने आरजेडी का दामन थामा, पटना गई, आरजेडी का दामन थामा और पूरे आत्मविश्वास से लवरेज होकर, जबकि पलामू की सीट फंसी हुई थी, चतरा और पलामू की, ममता भूइयां ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि पलामू से उनका टिकट फाइनल हो गया है। बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे तमाड़ से, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से। राजेश, मौसम बड़ा बेरहम निकला आज, आखिरी घंटे का प्रचार था। असम से हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होने वाले थे, लेकिन मोबाइल पर ही संबोधित करना पड़ा जनसभा को। राजेश, देखिए, मैं उसी विषय को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मंच है जहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा का भाषण होना था, यहाँ आने वाले थे। हेलीपैड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर बनाया गया था। ऐसी आंधी, तेज हवा और बारिश हुई कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अरेंज किया गया है बाद में, जब सभा होने लगी अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो की। लेकिन ये पंडाल का दृश्य आप एक बार देख लें, किस प्रकार से बिजली कड़की है। बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों को जरूर चोटें आई है। और ये देखिए पंडाल का दृश्य, मौसम इस तरीके से तेजी से बदला कि सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई और एक अच्छी सभा होने वाली जो थी वो बिखर गई। लेकिन उसको कंपनसेट करने का प्रयास किया गया। कुछ समय बाद यहाँ पर एक साउंड सिस्टम को फिर अरेंज किया गया। बिजली, चूंकि बिजली के कनेक्शन से बाधित हो गए थे। फिर जो सुदेश महतो थे, सबसे पहले उनका संबोधन हुआ। उन्होंने पंच परगनिया भाषा, जो लोकल डायलेक्ट है, उसमें उन्होंने यहाँ के लोगों को संबोधित किया। बहुत ही ऊर्जा के, एनर्जी के साथ उन्होंने संबोधित किया कि देखिए ये जो चुनाव है ये एक बड़ा चुनाव है और ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, विकास को लेकर चुनाव है, इसलिए सभी को वोट करना चाहिए। फिर अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये क्या चीज़ें चल रही है आजकल, जो राज्य में देखने को मिल रहा है, किसी के घर से पैसा मिल रहा है, कोई किसी सांसद के यहाँ से पैसा मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें, यानी कमोबेश उनका भी विषय यही था कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय इस झारखंड में। हेमंता बिस्वा शर्मा जो बोकारो में फंसे हुए थे, वो बोकारो से यहाँ तमाड़ आने वाले थे, तो एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके हेमंता बिस्वा शर्मा ने मोबाइल पर संबोधित किया बहुत, और उन्होंने 3 विषय को उठाया। एक तो ये कि झारखंड में वही समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या है, जो असम में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। इसे रोकना है, एक मजबूत सरकार, केंद्र सरकार की ज़रूरत है और राज्य में भी ऐसी सरकार की ज़रूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि कुछ महीने बाद जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ पर भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से दृश्य सामने आ रहे हैं, किसी मंत्री के पीएस के ठिकाने से पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपये, कहीं किसी सांसद के ठिकाने से अरबों रुपये मिल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि इस झारखंड में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हो गया है, जिसे समाप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कमिटमेंट भी है। तीसरी जो बातें उन्होंने कही, वह कहा कि कन्वर्जन यानी धर्मांतरण झारखंड में एक गंभीर समस्या, सामाजिक समस्या बनी है, इसको मिलजुल कर हमें खत्म करना है। ये एक गंभीर बीमारी के रूप में यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा का आदिवासी समाज के लिए एक बार फिर से जीतना जरूरी है, और यहाँ से वो जाएंगे तो हर जगह से, हर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा तो केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बनेगी और एक मजबूत सशक्त सरकार बनेगी जो देश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बनाने के लिए काम करेगी। और जिस प्रकार से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को पूरा करेगी।
करेगी। तो ये मोटे तौर पर उनके भाषण का लब्बो लुभाव था। अर्जुन मुंडा ने काफी तारीफ की कि किस यहाँ पर इतने आंधी पानी के बावजूद, मैं देखिए ये पॉजिटिव बात रही कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, पूरा पंडाल भरा हुआ था, पूरा पंडाल से बाहर भी लोग थे, लेकिन आंधी तूफान आने के बाद कोई टिकता नहीं, लेकिन सारे लोग इधर उधर छितराए हुए थे। फिर जब जैसे ही सिस्टम तैयार हुआ तो फिर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। देखिए कुछ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है राजेश की तमाम जो है मौसम की बेरहमी के बावजूद गर्मी, उसके बाद आंधी पानी तूफान आ रहा है, पूरा जो हमारे पास लाइव फुटेज है पूरे का पूरा पंडाल उड़ गया, बस पंखे लटके हुए रह गए। बावजूद इसके बाद में जनसभा को संबोधित किया, लोग पहुंचे, लोगों की भीड़ पहुंची। बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, पलामू की अगर बात करें, पलामू लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भाजपा का जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार परवार की बात करें या घुसपैठ की बात करें, तो पलामू से कोई बहुत बड़ी रिकवरी भी अभी तक सामने नहीं आई है। मूल मुद्दा वहां पर भी गौण होता दिखाई दे रहा है और घुसपैठ से भी पलामू फिलहाल तक अछूता है। मुद्दा अगर अड़ेगा कहीं पर आकर तो विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा कि पलामू क्षेत्र का विकास आखिर कब होगा, क्योंकि आज भी पलामू को कहीं ना कहीं झारखंड में थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, जबकि बीडी राम कई टर्म के सांसद रहे हैं। और दूसरा कि स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ एंट्री पलामू में हुई है। क्या लगता है राकेश, कौन ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ पलामू की जनता के लिए? आप पिछले 10 दिनों से कवरेज कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा प्रभावशाली किसके नाम की गूंज है राकेश? बिल्कुल, देखिए पहला जो आपका सवाल है अभिषेक कि देखिए डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है पलामू में, और उसी के आसपास ये जो वोट होगा आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ही पलामू की पूरी पॉलिटिक्स रही है, और इस बार का जो चुनाव है वो भी डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ही रहेगा। जो वोट कास्ट करेंगे मतदाता वो भी इसी को अपने जहन में रखकर वोट कास्ट करेंगे। देखिए पिछड़ा इलाका है, लिहाजा डेवलपमेंट से थोड़ा ये दूर रहा है, और अब तक चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल लीडरशिप हो, उनके तरफ से बहुत फोकस पलामू को लेकर कभी किया नहीं गया। तो ये एक बड़ा वजह है, और इसी के आधार पर पूरी जो पॉलिटिक्स है, पूरी जो सियासत है यहाँ की, पूरी जो चुनावी सरगर्मी है वो इसी के आसपास देखा जा रहा है। बीडी राम 2 टर्म के यहाँ से सांसद रहे हैं, 10 साल उनको यहाँ के लोगों ने मौका दिया, और तीसरी दफ़ा एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है, इस उम्मीद के साथ कि उनका हैट्रिक लग जाएगा। लेकिन नाराज़गी है, और नाराज़गी साफ तौर पर देखने को कई जगह मिली अभिषेक। स्थानीय सांसद के कामकाज को लेकर लोगों का ये कहना था कि 10 साल बहुत होते हैं कामकाज को लेकर, लेकिन बीडी राम ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया पलामू को लेकर। तो अब जब वोटों की बारी आएगी, जब वोट कास्ट करने की बारी आएगी, तो लोगों के जहन में क्या डेवलपमेंट होगा, या फिर जिस तरह की आबो हवा देश में बह रही है उसको सोचकर यहाँ के मतदाता वोट करेंगे, तो ये तो मतदाताओं के जहन की चीज़ है। लेकिन जो देखने को मिला है, जो समझने को मिला, जो महसूस करने को मिला अभिषेक यहाँ कि डेवलपमेंट इशू है, और जो मतदाता हैं उनके जहन में ज़रूर डेवलपमेंट एक बड़ा इशू होगा। जहाँ तक स्टार प्रचारकों की बात है तो देखिए बड़ा दिलचस्प देखने को यहाँ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 3 तारीख को यहाँ अभिषेक होती है, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ नहीं पहुँचा प्रचार के लिए। सेंट्रल लीडरशिप से भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ बीडी राम के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुँचा। तो ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग मुझे देखने को मिला। हालांकि बीडी राम से मैंने ये सवाल पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि देखिए पलामू की जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, लिहाजा बहुत एफर्ट्स लगाने की यहाँ बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो तेजस्वी यादव ने ज़रूर कमान संभाला था। 6 विधानसभा पड़ते हैं इस लोकसभा चुनाव की, लोकसभा के अंतर्गत अभिषेक, और 6 में से 5 पर चूंकि यहाँ एनडीए का दबदबा है, 1 सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है, तो 5 सीटों पर तेजस्वी यादव जो है वो पहुँचने का काम उन्होंने किया। ताबड़तोड़ उनकी सभाएं हुई, बैक टू बैक एक दिन में 2 से 3 सभाएं वो करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरा जो महागठबंधन का बड़ा चेहरा है, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात कर ले या कांग्रेस के तरफ से जो बड़े चेहरे हैं यहाँ, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है राज ठाकुर, इनमें से कोई चेहरा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुँचा। तो ये भी अपने आप में एक सरप्राइजिंग था। स्थानीय विधायक जो गढ़वा के हैं, जो मंत्री हैं सरकार में, मिथिलेश ठाकुर, वो ज़रूर यहाँ कैंप करते नजर आए। उन्होंने कई छोटी छोटी सभाएँ की, लेकिन कोई बड़ा चेहरा प्रदेश से या फिर दिल्ली से, केंद्र से कोई बड़ा चेहरा ममता भुइयां के पक्ष में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया अभिषेक।
बिल्कुल राकेश, यही मुद्दा मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा के बाद अगर गौर करें तो भाजपा ने भी ताकत नहीं झोंकी। वहीं दूसरी तरफ ममता भूया को कहीं ना कहीं आरजेडी को अलग थलग छोड़ दिया गया पलामू में, जबकि आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में कमान संभाली। केएन त्रिपाठी साहब के साथ बाकायदा मौजूद रहे। बने रहिएगा राकेश, यही अहम सवाल एक बार राजेश से भी पूछ लेते हैं। राजेश, अभी राकेश ने बताया कि बीडी राम से जब यह सवाल उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पलामू में भाजपा जीत के लिए आश्वस्त है। वहीं बात करें खूंटी में, तो खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चाईबासा में सभा की तो बाकायदा अर्जुन मुंडा साहब को मंच पर बुलाया। उसके बाद राजनाथ सिंह खुद नामांकन में मौजूद रहे, अमित शाह वहां पर कल गरजे हैं। पूरी ताकत खूंटी में झोंकी गई है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की या आईएनडीआईए की, तो खूंटी में राहुल गांधी भी आए तो बसिया से लौट गए। बसिया में ही कालीचरण मुंडा को जो समर्थन मिल सकता था मिला। तो अगर दोनों बातों में किसको सच माने, क्या अर्जुन मुंडा की जीत के लिए भाजपा आश्वस्त नहीं है खूंटी में? सुदेश में तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं अर्जुन मुंडा की जनसभा में। यह एक बहुत बड़ा दृश्य आप कह लीजिए कि आजसू सुप्रीमो सुदेश में तो अर्जुन मुंडा के साथ कमोबेश हर जनसभा में नजर आ रहे हैं, जो ये साफ कर रहा है कि सुदेश में तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जोर लगा रहे हैं। राजेश, जल्दी बात खत्म कीजिएगा। मुंडा के साथ सुदेश महतो जगह गए और इन दोनों का एक अच्छी केमिस्ट्री रही है, पुरानी केमिस्ट्री रही है। और चूंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जहाँ पर आसू का संगठन काफ़ी सक्रिय रहा है और जो भाषाई एक महत्व होता है उसकी आपने देखा होगा। पंचपरगनिया में उन्होंने यहाँ के लोगों को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी को वोट करना है, कमल फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये आप देखें कि चूंकि देखिए जो पलामू की स्थिति है वो खूंटी की स्थिति नहीं, यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ पर 65% इस लोकसभा सीट में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, मतदाता है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि जो लोकल इशूज है वो ज़्यादा प्रेवलेंट रहते हैं। इस बार भी देखिए माहौल थोड़ा बदला है। आपने देखा कि 2019 में कितना मार्जिनल विक्ट्री हुई थी अर्जुन मुंडा की, और इस बार ये माना जा रहा है कि कंटेस्ट अच्छा है, टफ है और कालीचरण सिंह मुंडा भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ एज ये कि बीजेपी की तरफ माहौल है, कई काम हुए हैं यहाँ पे और राष्ट्रीय स्तर पर जो इशूज थे वो सारी चीज़ें उनका भी प्रभाव देखा जा रहा है। मैं कई क्षेत्रों में गया, गाँव में भी गया, तो कुछ चीज़ें को लेकर वो लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगली सरकार जो है फिर बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी तो ये सारे काम हो जाएंगे। चलिए, दोनों जगह लोग आश्वस्त हैं। भाजपा को लेकर मोदी की लहर कितनी काम करती है, मोदी की गारंटी कितनी काम करती है, ये देखने लायक होगा। बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे चाईबासा से। मनोज, चाईबासा की धरती पर गीता कोड़ा और जोबा मांझी का मुकाबला होने जा रहा है। गीता कोड़ा 2019 में सांसद बनी जब झामुमो के साथ आईएनडीआईए का अलायंस था। बाकायदा झामुमो को चाईबासा का सेंध मांद माना जाता है। इस बार गीता कोड़ा ने पासा पाला बदला है। इस बार भाजपा से के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। बाकायदा वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हैं, हुंकार लगा चुके हैं। वहीं जोबा मांझी की बात करें तो सीएम चंपाई सोरेन वहां पहुंचे, राहुल गांधी खुद वहां पर पहुंचे। क्या लगता है किसकी गारंटी काम आएगी? संविधान को कौन बचाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाएंगे या राहुल गांधी बचाएंगे? चाईबासा की जनता क्या कहती है? मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो में सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को खूब भरोसा है। गांव की जनता कहती है, हमने नरेंद्र मोदी को नहीं देखा है लेकिन नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। युवा या युवतियां हैं जो कॉलेज आती है वो सीधे तौर पे कहती है। तो निश्चित तौर पे जो सिंहभूम की जनता है वो समझ रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गारंटी है वो गारंटी पर लोगों को भरोसा है। चाहे धारा 370 कहें या राम मंदिर की बात कहें या गरीबों को निवाला की बात कहें, जनधन योजना कहें या उज्ज्वला योजना कहें तो या आयुष्मान भारत कहें, तो ये जो योजना है वो जो सीधे तौर पे आम लोगों तक जोड़ने की योजना है। और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ अगर बात करें सिंहभूम सीट में जातीय समीकरण की तो निश्चित तौर पे 61% जो है हो जाती है इस इलाके में। तो आप समझिए
कि वो एक ऐसा जाति है कि वन साइडेड है, कि अगर किसी को वोट करेगा तो अपने जाति को करेगा। तो वो जाति से गीता कोड़ा आती है, अकेला प्रत्याशी है, उसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र भले ही कांग्रेस के पाले में है, लेकिन वो मधु कोड़ा का गढ़ रहा है। और मधु कोड़ा किसी कारण बस वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया चल रही थी, तो अपने लोगों को खड़ा किया था। तो वो इलाका जो है वो मधु कोड़ा का है। बाकी बचे 5 विधानसभा सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है, तो उस इलाके में भी हो जाति की संख्या बहुत ज्यादा है और गीता कोड़ा का अपना वोट है। तो कहीं ना कहीं गीता कोड़ा यहां भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ जनता है, जनता किस तरफ करवट बदलेगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही जोबा मांझी लगातार प्रचार कर रही है, 5 बार की विधायिका रही है, मंत्री रही है, तो उनका भी अपना एक दबदबा है जोबा मांझी का भी। तो जोबा मांझी का जो ग्रामीण इलाका है वो काफी मजबूत दिख रहा है, अगर जातीय समीकरण से अगर अलग हट जाए तो। वहीं शहरी इलाके में जोबा मांझी कुछ कमजोर पड़ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है, तो वहां जातीय समीकरण में थोड़ा सा उनको समस्या आ सकता है। लेकिन अब वक्त ही कहाँ है, सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी बिल्कुल मनोज, इसी बात पर मैं आ रहा था कि चक्रव्यूह रचने का समय अब आज समाप्त हो जाएगा। पहले चरण के चुनाव का चक्रव्यूह करीब करीब रचा जा चुका है। अब किसका चक्रव्यूह अभेद्य होगा, किसके चक्रव्यूह को कौन भेद पाएगा, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद राजेश आपका, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।